नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे मेंढक? नमस्कार सभी को, मेरी प्यार भरी नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी? कैसे हैं बेटा आप सभी? अरे भाई साहब, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, मैं समझ गया क्या कह रहे हो भैया। आते ही गलतियां पकड़ने लग गए मास्टर की तुम लोग। आते ही गलतियां पकड़ने लग गए कि मास्टर जी ये क्या कर दियो, है ना। लो, थमो थमो थमो। मिलना तो किया नहीं, पहले तो क्या कर दो कि सर गलतियां देखो अपनी, क्या कर दिए हो। लो भैया, ठीक कर देता हूं। हाँ जी हाँ जी, ये हमारा लक्ष्य जेई का है। अब ठीक है, अब जरा मिल लें हम थोड़ा सा। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राम राम बेटा जी, राम राम। कैसे हैं बेटा आप सभी? सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, या मैं ये कहूं मेंढक दिवस की। आप सब मेंढक ही हैं, छोटे प्यारे प्यारे फुदकते हुए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चिंता मत करो भैया, चिंता मत कीजिए कि सर ये का है, ये का है। ये कुछ भी नहीं है, ये जादू है। देखो, ये जादू है, ये जादू है भैया, ये जादू है, बाबू भैया का जादू है। कैसे हैं बेटा आप सभी? नमस्कार नमस्कार, मस्त, राधे राधे, राम राम। सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें जीवन में, और खूब मेहनत करते रहो। लव यू टू बेटा जी, लव यू टू। थैंक यू थैंक यू। आप सबका भी मोस्ट वेलकम। आप सबका भी दोबारा से मैं वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, मैं एकदम बढ़िया हूं, मस्त हूं, और आज तो और भी अच्छा हो गया हूं। मेरे मेंढकों से जो मिल रहा हूं भैया, मेरे मेंढकों से जो मिल रहा हूं। राधे राधे, लव यू टू बेटा जी। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया बेटा, मैंने भी आप सभी को। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है। जय महाकाल, राधे राधे, राधे राधे। दीवान सर ने बोला मेरी शादी है। अरे भैया, दीवान सर तुम्हारा पोपट बनाते हैं। चलो चलो, पहले पहले काम की बात, पहले काम की बात, फिर करेंगे हम ढेर सारी बातें और पढ़ाई भी। तो सबसे पहले मुझे यह बता दीजिए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? फिर आज के घटना चक्र को आगे बढ़ाते हैं, फिर आज के घटना चक्र को आगे बढ़ाते हैं। जाऊंगा बेटा जी, मंजिल लॉन्च में भी जाऊंगा, आपकी क्लास लेने के बाद जाऊंगा। मैं नोएडा ही आया हुआ हूं, चिंता मत कीजिए। आप लोगों की क्लास लेनी है, फिर उसके बाद मंजिल लॉन्च में भागता हुआ जाऊंगा यहां से। यस यस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं भी बहुत याद करता था बेटा आप लोगों को, बहुत बहुत याद किया। हाँ जी, चश्मा लग गया। चश्मा नहीं लगा भैया, इसकी भी कहानी बताऊंगा, ये भी कहानी बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए, आइए आइए भैया, आओ आओ, इधर आओ। तो बेटा, नाम तो आप देख ही चुके हैं। अब जरा शांति से बैठिएगा। अभी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पहले उन बातों को एकदम शांति से सुनो। देखो, सबसे पहले तो मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता था। चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग करते, भैया मैं भी करता था। मेरे दिल में भी रहता था कि लक्ष्य जेई के मेंढकों से कब मुलाकात होगी। तो आज फाइनली वो दिन आ गया। अब दूसरी बात, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये चैप्टर कौन सा। तो बेटा पहली बात, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है। सीबीएसई में से तो हट चुका है ये, और ये चैप्टर तुम्हारा मेंस का भी नहीं है, ये एडवांस का है। एडवांस में सवाल आएगा बेटा, मेंस में नहीं आता है। आएगा भी तो आ जाएगा सर, इतना मुश्किल चैप्टर ये है नहीं।
इतना मुश्किल ये चैप्टर है नहीं, बड़ा आसान है। जब खुद पढ़ोगे तो खुद ब खुद कह दोगे कि सर ये तो संतरे की गोली जैसा था। संतरे की गोली खाते हो ना, चटकारे ले लेके, वैसा चैप्टर है ये। बहुत बढ़िया सर, समझ गए कि वैसा चैप्टर है। तो बेटा ज्यादा घबराना नहीं, कभी किसी से पूछ लो कि ये चैप्टर है या नहीं, तुमको सर सिलेबस में, भैया एडवांस में तो है ना, और हमारा टारगेट ही क्या है, एडवांस है सर। लेकिन सर कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता जेई का कब दिमाग खराब हो जाए और वो इसका भी डाल दे, क्या देगा भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो आज क्या करवाने वाले हो सर? तो रिकैप की तो कोई जरूरत है नहीं बेटा। तो आखिरी जो चैप्टर हमारा हुआ था वो कौन सा हुआ था बेटा? जहां तक मुझे याद आ रहा है वो शायद हुआ था केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा हुआ था बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। आज पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, तो आज क्या पढ़ेंगे सर इसके बारे में? तो बेटा आज हम सिर्फ और सिर्फ परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आज इसका मैं आप लोगों को परिचय दूंगा, कुछ परिभाषाएं आएंगी जो आपको पता होनी चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक ये चैप्टर पढ़ोगे वो परिभाषाएं या बोलूं वो शब्दावली आपकी यहां पे इस्तेमाल होती चलेगी, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज बेसिक होने वाला है, बेसिक होने वाला है सर। ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया कि परिचय की बातें करेंगे। अब सर जो सबसे बड़ा सवाल यहां पे बच्चे पूछ रहे हैं वो मेरे मेंढक क्या पूछे सर, चश्मा कब लगा? पहली बात ये नजर का नहीं है भैया, तुम्हारे मास्टर के आगे 6x6 है अभी भी। ये नजर का नहीं है। अब ये दो कारणों से लगाया है। पहला सबसे बड़ा कारण क्या है भैया, ये जो स्क्रीन लगी हुई है ना और ऊपर ये जो लाइटें लगी हुई है बहुत तेज लाइटें हैं, तो आंखें जल्दी खराब होने का क्या रहता है इसके अंदर भैया, चांसेस रहते हैं। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मास्टर थोड़े और दिनों तक अच्छे से पढ़ा ले, तो आंखों की तो भैया केयर करनी पड़ेगी ना, देखभाल करनी पड़ेगी। तो आंखें क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है, ड्राई हो जाती हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि भैया चश्मा लगाओ पढ़ाते हुए। दूसरा ये शक्ल तो है नहीं, लेकिन भैया हीरो बनने में क्या जाता है? समझ रहे हो ना, हीरो बनने में क्या जाता है कि ठीक है सर हीरो बनो, हीरो बनो सर। स्टाइल मारने में क्या जाता है भैया, हर कोई अपने आप को क्या समझता है, कूल डूड समझता है, भले ही लगे ना, लेकिन लगा के तो तुम्हारा मास्टर भी यही समझ रहा है कि भाई मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, और मेरे मेंढको जैसा बदसूरत कोई नहीं है कि सर हम बदसूरत नहीं है। नहीं भैया, तुम क्यूट से मेंढक हो, अभी क्यूट हो, पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें पता भैया खिंचाई खूब करूंगा, खिंचाई खूब करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब जरा मुझे कुछ बातें बताइएगा जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा बेटा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग, ईमानदारी से बताने हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ईमानदारी से मुझे कुछ बातें बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल का रिवीजन किया था जब फिजिकल नहीं चल रही थी? ईमानदारी से बताना, कितने बच्चों ने फिजिकल रिवाइज की जब हमारी फिजिकल बंद होगी? जिन्होंने रिवीजन किया बेटा वो धड़कता हुआ दिल भेज दो, और जिन्होंने नहीं किया वो अपना यहाँ पे मुस्कुराता हुआ चेहरा भेज दो, ताकि मुझे पता तो चले कितने ऐसे मेरे मेंढक हैं जिन्होंने रिवीजन नहीं किया। वॉइस बढ़ाऊं क्या बेटा? आवाज कम आ रही है क्या बेटा? क्या आप लोगों को मेरी आवाज कम आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। थोड़ा सा किया, सब कुछ किया। अच्छा, ये आ गए देखो मेरे हंसते खेलते मेंढक जो कह रहे हैं कि नहीं सर हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया। अच्छा, ज्यादातर वही है। अच्छा, ये भी हैं बच्चे जो दिल दिल भेज रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बेटा जी, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, कुछ बोर्ड में है बेटा, ये मैंने बोला ना सीबीएसई में हट चुका है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिनके अंदर ये चैप्टर है, बोर्ड्स में है, कुछ स्टेट बोर्ड हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिया है, लिया है। चलो 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 चलो, अब इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए बेटा। स्टार्ट कर रहा हूं बेटा ये चैप्टर में। चलो भैया, चलो चलो, हंसने वालों की तादाद ज्यादा है, मैं समझ गया, समझ गया
कि ज्यादातरों ने मेंढकों ने नहीं किया। ये तो होता भी है बेटा, नॉर्मल बात है, ज्यादा घबराना मत। लेकिन जिन्होंने रिवीजन किया, भले ही मैं ये नहीं कह रहा पूरी फिजिकल का, लेकिन स्टार्ट किया था सर, एक दो चैप्टर हमने रिवाइज किए, और जिन्होंने पूरा किया बेटा अपनी पीठ थपथपा लो, सही रास्ते पे हो, आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन जिन्होंने नहीं किया बेटा वो दोनों हाथ से पीठ थपथपा लो। जहां पे भीड़ चल रही है ना, तुम उसी रास्ते पे चल रहे हो, भीड़ का हिस्सा हो, अलग तो नहीं हुए लेकिन हिस्सा तो हो भीड़ का। मतलब अभी तुम्हारे पास चांस है मेहनत करने का, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। बिना रिवीजन के काम नहीं बनेगा, बिना रिवीजन के काम मेरे मेंढ को नहीं बनेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अब मुझे यह भी पता है कुछ बच्चे यहां पे अब फिर से चिल्लाएंगे, वही पुराना राग अपना रहेगा कि सर डीपीपी सॉल्यूशन दो, आप डीपीपी सॉल्यूशन नहीं देते। बेटा मैंने देखो तुम्हें पहले भी कहा था कि इतना समय नहीं हो पा रहा है मेरे पास कि मैं निकाल सकूं। मैंने कहा था ना, जैसे ही तुम्हारा बैच खत्म हुआ मेरे पास फिर से एक और बैच है। अभी मेरी 3-3 क्लास चल रही है, 3-3 बैच मेरे करंट में है। और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं ना बेटा, गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने क्लास नोट्स भी अच्छे से पढ़े हैं ना तो डीपीपी का कोई सवाल तुम्हारा नहीं रुकेगा। अगर रुक रहा है तो इसका मतलब तुमने क्लास में अच्छे से टॉपिक को नहीं समझा है। इतना तो बेटा मुझे अपने पे विश्वास है कि भैया तुम्हारे डीपीपी का एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो तुम ये कह सको उंगली रख के कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो आपने करवाया ही नहीं हमें। तो ऐसा नहीं होगा, मेहनत करो थोड़ी सी, हो जाएंगे वो सवाल भी। ठीक है, चलो सर आ जाओ। अब जरा सर चर्चा करो हमारे सामने, इस ठोस अवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या है, इस ठोस अवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो सर हमें यही देखना है कि ठोस होते क्या है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। जैसे तुम पढ़ते हो ना पदार्थ कितने प्रकार का होता है सर, ठोस होता है, द्रव होता है, मतलब पदार्थ की कितनी प्रकार होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा भी होता है। तो सर यहां पे हम ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था। अब ठोस पदार्थ क्या होते हैं सर? जिनका नियत आयतन हो, एक नियत आकृति हो, एक नियत संरचना हो। तो ये ठोस के गुण ही तो है बेटा। ठीक है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब किसी ने तुम्हें यह कहा कि हमारे पास एक ठोस पदार्थ है, एक द्रव पदार्थ है, बताओ इनमें फर्क क्या होगा? तो तुम आसानी से बता सकते हो कि सर ठोस के अंदर जो अणु हैं उनके बीच में अंतर आणविक बल अधिक है, द्रव के अंदर जो अणु हैं उन अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल थोड़ा सा कम है, और गैस के अणुओं के बीच में क्या होता है बेटा? अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है। ठोस निश्चित आकृति और निश्चित आयतन रखते हैं, द्रव निश्चित आयतन और इनकी कोई आकृति नहीं होती। द्रव को तो जिस पात्र में डालोगे वैसी आकृति ग्रहण कर लेगा, और गैस में ना तो निश्चित आयतन होता है ना निश्चित आकृति होती है। ठोस का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक से मेरा मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक से मेरा मतलब है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ये तो पता ही हो ना बेटा, ठोस को गलाने के लिए ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, द्रव और गैस के लिए गलनांक क्या होगा बेटा? कम होगा। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। ठीक है, तो इन सब की चर्चा मैं नहीं कर रहा। जिसे ठोस के अणुओं की क्या होती है? गति करने की क्षमता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ठोस के अणुओं में अंतर आणविक बल या आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण कम है सर, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? गति कर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब भी तुम किसी द्रव को नीचे गिराते हो तो वो फैलता है, लेकिन ठोस, अब इस पेन को मैं नीचे गिरा दूंगा तो ये तो जहां गिरेगा वहीं पे बैठा रहेगा ना भाई। ये थोड़ा ना जैसे ही गिरा सर ये आगे चलने लगा और ये कहीं कहीं पे जा रहा है। गैस के अणुओं में भी आकर्षण बल कम है, तो गैस भी क्या करती है बेटा? गैस को तुम इस कोने में छोड़ो, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ठोस का घनत्व तो अधिक है, द्रव का उससे कम है,
गैस का सबसे कम है घनत्व। तो ये तो बेटा मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो कि ठोस, द्रव और गैस के अंदर हमारे क्या क्या बोले क्या अंतर होता है, ये आपको भली भांति पता है। तो सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि सर ये जो ठोस है ना जरा सुनिएगा, ये जो हमारा क्या मेरे बच्चे ठोस है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है सर ठोस, इसका वर्गीकरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं और कितने प्रकार में कर सकते हैं, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर बेटा जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ठोस पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने बेटा? क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। और सर क्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्दावली को सीखना पड़ेगा ताकि हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जब पढ़ना चालू करें तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो सर यहां से हम क्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? आप कहोगे सर शब्दावली पढ़ेंगे। शब्दावली से मेरा मतलब है भैया कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, उन परिभाषाएं को हम समझेंगे और ये जानेंगे कि भाई ये कहती क्या है, इनका मतलब क्या है और क्रिस्टलीय ठोस में इनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या याद रखोगे बेटा, इस चैप्टर के अंदर ना तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत काम आएगी। अब कहोगे सर ये कल्पना कौन है? भैया कोई कल्पना नहीं है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी दिमागी शक्ति है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। सर कल्पना शक्ति क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर ना हम कुछ त्रिविम आकृतियां बनाएंगे, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। त्रिविम का मतलब क्या होता है? 3D। आकृति का मतलब स्ट्रक्चर या फिर संरचनाएं बनाएंगे। और सर इस बोर्ड के ऊपर 3D आकृति अच्छे से दिखेगी नहीं हमें, क्योंकि ये तो 2D है ना भैया। ये कैसा बोर्ड है? 2D है सर, 2 डायमेंशनल है। तो इस 2 डायमेंशनल पे 3 डायमेंशनल आकृति बनाना संभव नहीं है। तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कहूंगा कि बेटा देखो एक ऐसी आकृति बनाई, तो तुम्हें दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसी आकृति है, इसके अंदर सर ये बोल रहे हैं, तो हाँ ये चीजें यहां पर हैं। ये चैप्टर तुम्हारी कल्पना शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। तुम्हारी कल्पना शक्ति कितनी है, तुम कितना सोच पाते हो 3D संरचनाओं को, यह निर्धारित करेगा कि यह चैप्टर तुम्हारे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा। देखो मुश्किल तो नहीं है, सोचना है तो सोचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। बैठना है तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। तो सीधा सा अर्थ क्या बेटा? मेहनत लगेगी। एक बार मेहनत करोगे तो सब आएगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा, तुम्हें कोशिश भी करूंगा कि मुझे 3D मॉडल जो जो मिलेंगे वो 3D मॉडल्स भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि चीजें आसानी से समझ में आए बेटा तुम्हें। ठीक है, लेकिन अपने मेंढकों से मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ना चालू किया था उस समय पे तुम एकदम छोटे छोटे मेंढक थे। अब उम्मीद करता हूं कि तुम इतना पढ़ चुके हो कि तुम्हारा दिमाग विकसित हो चुका होगा, अब तुम्हें चीजें दिखाई देती होंगी। तो उस विकसित दिमाग के साथ बड़े मेंढक बनना और जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करते चलना, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। क्लियर है बात? हाँ सर ठीक है। तो तुम्हें एक आउटलाइन मिल गई होगी। चलो भैया आ जाओ जरा, आ जाओ जरा। अब सुनना, जो जो मैं आप लोगों को कहने वाला हूं उसको बड़े गौर से सुनना। सबसे पहले तो वो बच्चे सुन ले जिनके बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर है। कुछ स्टेट बोर्ड है भैया, ठीक है, जिनमें ये चैप्टर आएगा, लेकिन सीबीएसई में नहीं है। ये सीबीएसई में ये चैप्टर हट चुका है। तो बेटा सबसे पहले तो याद रखो ये जो मैंने अंतर लिखा हुआ है ना, कैसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में,
ये बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे बच्चे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे सीधा पूछेगा 5 नंबर में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताओ, तो तुम्हें ये सारे अंतर लिखने पड़ेंगे। अभी मैं समझाऊंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जिनके नहीं है मतलब वो ये ना करें, मतलब जिनके बोर्ड एग्जाम्स में ये है ही नहीं चैप्टर। मैंने कहा नहीं, करना है। क्यों करना है? क्योंकि भैया जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो यहां से कथन वाले सवाल बन जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, तो यहां से बन जाएगा। तो आपको करना तो भैया एकदम अच्छे से है। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं पहले, फिर तुम्हें इसके ऊपर लेकर आता हूं। देखो बेटा, ठोस का पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। पहला वर्गीकरण क्या है सर? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। किसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, किसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देख भाई, सबसे पहले तुम्हें मैं बताता हूं, मैं इसी को रखता हूं। लो भाई बेटा जरा, नहीं ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी आकृति, ये तो अलग आ गई। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, अरे कोई बात नहीं। देखो बेटा मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बनता कैसे है, इनमें सर बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर आगे वाली स्लाइड पे जो डिफरेंस या अंतर लिखे हुए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। देख बेटा, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इनके अंदर क्रिस्टलीय ठोस बोल रहा हूं भैया, है तो दोनों ठोस ही ना। एक को बोला क्रिस्टलीय, एक को बोला अक्रिस्टलीय। तो ठोस बोला सर, तो ठोस के अंदर क्या होते हैं सर, कुछ कण होते हैं, कुछ अणु होते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो सर क्रिस्टलीय ठोस कब बनता है, जब कण, ठीक है पहली चीज लिखना, जब कण निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, फिर अगला क्या है मेरे बच्चे, अगला क्या है भाई, सुनना जरा। जब कण बस जहां निश्चित लिखा है ना बेटा, वहां पे क्या कर दो, अनिश्चित कर दो, अनिश्चित, बस खत्म कहानी। ये फर्क है सर, कैसे समझाओ, ऐसे नहीं पल्ले पड़ा। देख भाई, अब कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है, कणों से मिलके बना होता है। यदि उन कणों के बीच में, जिन कणों से मिलके कोई पदार्थ बनने वाला है, ठीक है, उन कणों के बीच में कितना आकर्षण है वो निर्धारित करेगा पदार्थ कैसा बनेगा। यदि कणों के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा है, या बोलूं कण बहुत पास पास आ गए, कणों का पास पास आने का मतलब क्या है सर, उनके बीच में नैन मटक्का ज्यादा चल रहा है। नैन मटक्के का मतलब क्या है भैया, आकर्षण ज्यादा हो रहा है, तो मतलब सर वो ठोस पदार्थ बना देंगे। यदि उनके बीच में आकर्षण कम है तो सर ज्यादा पास पास नहीं आएंगे, तो द्रव अवस्था में बन जाएंगे। यदि उनके बीच में आकर्षण बहुत ही कम है तो सर दूर दूर रहेंगे, तो जो मेरे पास पदार्थ बनेगा वो गैसीय अवस्था में बनेगा। तो सारा खेल किसका बेटा, कणों का है, और उन कणों के बीच में आकर्षण कितना है। अब इतना पक्का है सर, ठोस बन रहा है तो मतलब कणों के बीच में आकर्षण अधिक होगा, आकर्षण अधिक होगा। लेकिन सर अब वो जो कण मेरा क्या कर रहे हैं, ठोस बना रहे हैं, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि हमारे पास ठोस कैसा बनेगा, क्रिस्टलीय या फिर अक्रिस्टलीय। जैसे मैंने कहा भैया, यदि कण क्या करें मेरे बच्चे, एक निश्चित रूप के अंदर व्यवस्थित हो जाएं, तो देखो भाई यहां पे एक निश्चित रूप के अंदर व्यवस्थित हो रहे हैं हमारे पास कण, बोलो हां के ना,
आप कहोगे यस सर, निश्चित रूप में क्या हो गए बेटा, व्यवस्थित। देखो इसके नीचे एकदम नीचे आया, फिर इसके नीचे आया, एकदम समान दूरी पे ये है, समान दूरी पे ये है, समान दूरी पे ये है, तो एक के नीचे एक, तो तुम ये क्या कहोगे सर, एक निश्चित रूप से व्यवस्था की है। जैसे भैया तुम प्रार्थना में क्या करते थे, स्कूल में लाइन बनाते हो ना, तो वहां पे क्या करते हो, निश्चित रूप में खड़े होता ना, सबसे छोटा, सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबके बीच में क्या होता है, एक हाथ का फासला। तो वो क्या है बेटा तुम्हारे पास, एक निश्चित व्यवस्था की है। तो यही हमने यहां पे बोला, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जब कण क्या करें, एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो जो ठोस बनता है उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। अब सर अक्रिस्टलीय में क्या होगा, जो ये कण होंगे ये निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं होंगे सर, अनिश्चित रूप से होंगे। अनिश्चित का मतलब, जैसे तुम्हें लाइन बनाने के लिए कहा गया, तो पहले सबसे छोटा खड़ा हो गया, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर दो बड़े आ गए, फिर तीन छोटे आ गए, तो कोई व्यवस्था नहीं है ना भाई वो। तो सेम कहानियां, तो कैसे होगा सर, ऐसे हो जाएगा, मान लो भाई ये कण बने, ये इधर बन गए, ठीक है, फिर एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, फिर मान लो भाई एक कहां आया, मान लो इधर आ गया, फिर कहां गया, एक इधर आ गया, फिर कहां गया भैया, एक इधर आ गया। तो यहां पे कोई निश्चित व्यवस्था थोड़ी ना चल रही है बेटा, यहां पे किसी भी प्रकार की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, कोई कहीं पे आ रहा है, कोई कहीं पे आ रहा है। तो ऐसे जब कणों का इस प्रकार से व्यवस्था हो किसी ठोस के अंदर, अनिश्चित रूप से व्यवस्थित हो जाए कण, तो वहां पे जो ठोस बनेगा वो कैसा बनेगा, अक्रिस्टलीय बनेगा। जब कण समान रूप से व्यवस्थित होंगे तब क्या बनेगा बेटा, क्रिस्टलीय ठोस हमारा, तब कौन सा ठोस बनेगा, क्रिस्टलीय ठोस बनेगा। तो सबसे पहला अंतर तो यही याद रखो कि किस ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं, और किस ठोस के अंदर अनिश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। मेरे ख्याल से ये बात मेरे मेंढकों के दिमाग में छप गई होगी, आप कहेंगे हां सर, ये बात तो एकदम दिमाग में सटाक से बैठ गई है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब इतनी बात समझ में आई है, अब जरा इन अंतरों पे आ जाते हैं। ये अंतर यहां लिखा नहीं हुआ था इसलिए वो मैंने समझाया है। अब सर अगला अंतर क्या है, अगला अंतर है इनके आकार का, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आकार का। क्या बोलता है, देखो क्रिस्टलीय ठोस क्या है मेरे पास बेटा, आप कहोगे सर निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामिति और आकार का होता है, एक निश्चित ज्यामिति का होगा हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस। ऐसा क्यों भैया, भैया एक बात बताओ ना, तुम घर बनाते हो, घर किससे बनता है सर, ईंटों से बनता है। अब ईंट को तुम किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हो, वही तो निर्धारित करेगा तुम्हारा घर बाहर से कैसा दिखाई देगा। समझ रहे हो ना भाई, ईंटों से तुम क्या बनाते हो, अपना घर बनाते हो, अब उन ईंटों की तुमने व्यवस्था किस प्रकार से की है, तो वो क्या करेगा बेटा, वो निर्धारित करेगा तुम्हारा घर कैसा दिखाई देगा, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी। तो क्या बोला हमने कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ये निश्चित ज्यामिति और आकार का होता है। निश्चित ज्यामिति और आकार का क्यों हुआ, एक बात बता मेरे बच्चे, यहां पे देखना भाई, क्यों, क्योंकि सर यहां पे निश्चित रूप से क्या हो रहा है बेटा, कण व्यवस्थित हो रहे हैं। अगर इन सभी कणों को मैं जोड़ दूं, मान लो ये मैंने जोड़ दिया भाई इन सभी कणों को, तो यहां पे एक क्या बनेगा बेटा, आकृति बन के आएगी, और वो आकृति क्या होगी, एक निश्चित ज्यामिति की तो होगी बेटा, क्योंकि निश्चित रूप से आ रहे हैं ना भाई। ठीक है, ठीक है सर। सर फिर अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे, सर इनके अंदर कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि सर यह क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो कणों की व्यवस्था है वो अनिश्चित होती है। तो सर यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि एक निश्चित आकृति का दिखेगा। भाई तुमने अक्रिस्टलीय ठोस को ऐसा दिखाया, कोई कहता कि ना भाई मैं तो ऐसा ना दिखाता, तो वो क्या करेगा, मान लो वो इनको ऊपर कर देगा, ऐसे बना देगा वो, तो मान लो ऐसे बना दिया उसने, तो भाई ये लो ज्यामिति बदल गई, ये भी तो अक्रिस्टलीय ठोस है।
अभी भी क्या है बेटा, जो कण है वो क्या है बेटा, अनिश्चित रूप से ही तो व्यवस्थित है। तो क्या याद रखोगे, क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति क्या होती है बेटा, हमारे पास क्या होती है बेटा, एकदम निश्चित होती है, और इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये बात पल्ले पड़ी होगी, समझ रहे हो बेटा। अव्यवस्था तो के भैया बहुत सारे प्रकार होते हैं, जहां पे भी अव्यवस्था होगी वहां पे तुम ये नहीं कह सकते कि निश्चित आकृति दिख रही है। भैया ईंटों को क्या करो, ऐसे ही फेंक दो, तुम 50 ईंटें लेके आए और तुमने एक इधर फेंक दी, एक इधर फेंक दी, एक इधर फेंक दी, एक इधर फेंक दी, तो तुम ये थोड़ा ना हमारा कमरा तैयार हो गया, कुछ भी नहीं बना भाई। कमरे को अगर बनाना है तो उन ईंटों को कण मान लो, तो उन कणों को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक निश्चित रूप से व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कोई आकृति बनती हुई दिखेगी। और वो आकृति कैसी होगी बेटा, निश्चित आकृति होगी, और वो किस पे निर्भर करेगी कि तुमने उन ईंटों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया है। समझे, हाँ सर, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। हाँ सर, ये वाला पॉइंट हमारे बच्चों को समझ में आ गया। अगला है गलनांक। सर गलनांक क्या होगा, सर क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, और इसका क्या होता है, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। सर पल्ले नहीं पड़ा, परास में और निश्चित, ये क्या बोले जा रहा है ये। सर आते ही आपने पता नहीं क्या पढ़ाना चालू कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि आज गप्पे मारेंगे, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, आप बतियाओगे। बेटा बतलाएंगे भी, लेकिन ये चीजें जरूरी है ना। तुम्हारे मास्टर का प्यार यहीं से आता है, तुम्हारे लिए जो प्रेम है ना वो यहीं पे निकल रहा है, जो इतनी एनर्जी मुझे मिल रही है। तुम एक बात बताता हूं, मुझे आज सच में दिल से ना बड़ी खुशी हो रही है। आज एक तो चिल्ड्रंस डे है, और एक तुम्हारा बैच आया, आज से चालू है, कितने दिनों बाद हम मिले हैं आज। बल्कि ऐसा था कि 2 क्लासेस थी मेरी, एक तो तुम्हारे में लक्ष्य जय, और एक शाम को है लक्ष्य नीट में। तो शाम को तो मेरा लॉन्च हो गया, अभी जाऊंगा तुम्हारी क्लास के बाद मंजिल के लॉन्च पे। तो मुझसे पूछा गया कि सर कौन से बैच की क्लास कैंसिल करें। मैंने कहा नीट वाली करो, जेई में मैं पढ़ाऊंगा। उनसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो अपने मेंढकों से तो मैं मिलने वाला हूं, तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि यार बड़े टाइम बाद मिल रहा हूं, कहीं भूल ना गए हो बच्चे। लेकिन अच्छा लगता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब तुम मैसेज कर करके भी पूछ रहे होते हो ना मुझसे कि सर कब आओगे कब आओ। तो मुझे लगता है कि यार हाँ, इतनी तो मैंने रिस्पेक्ट कमा ली है कि बच्चे पूछते हैं कि कब आओगे। मैं ये नहीं कहता हर कोई मुझसे प्यार करता है, देखो ये मान के चलो दुनिया में सब तुमसे प्यार नहीं करेंगे, कुछ होंगे जो तुमसे प्यार नहीं करेंगे, नफरत करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो प्यार करते हैं ना नफरत करते। तो हर एक तरीके के बच्चे होंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान किस पे देना है, जो तुम्हारे लिए अच्छी चीज है। तो मैं किस पे ध्यान दे रहा हूं, जो मेंढक मुझसे प्यार कर रहे हैं। मैं तो सबसे करता हूं भाई, चाहे तुम मुझसे करो या ना करो। तो तुम्हें सच बता नहीं पा रहा हूं भाई, मैं बड़ा खुश हूं अंदर से आज कि भाई मेरे मेंढकों को मिला है। और मेरा ऐसा दिल करता है कि बस तुम्हें पढ़ाता रहूं भाई, मिले हो तुम तो तुम्हें खूब पढ़ाऊं। लेकिन मुझे पता है एकदम से ज्यादा पढ़ाऊंगा तो मेरे मेंढकों का भैया ब्रेक फेल हो जाएगा। ब्रेक ही नहीं मारे तो भैया उनका दिमाग ज्यादा है कि सर आते इतना फेल दिया, मैं इतना पढ़ा दिया। ऐसा नहीं करूंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलो आगे देखो, गलनांक। अब इस बात को समझना, इस बात को समझना भाई, होता क्या है, क्या बोला, क्रिस्टलीय ठोस निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। और सर इसके लिए क्या बोला, अक्रिस्टलीय ठोस क्या करते हैं, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। उदाहरण देके समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। भाई मान लो ये पेन क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है बेटा, ये क्रिस्टलीय ठोस है बेटा ये, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, इसको नीचे से आग लगा दी। आग लगाने का मतलब इसको गर्म किया, इसको जला रहा हूं भाई, जलन है, ज्वलनशील है। तो मैं क्या करूं, उसके नीचे आग लगाई। आग लगाई भैया, इसका तापमान बढ़ेगा। मान लिया भाई स्टार्टिंग में कितना हुआ, 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस तापमान इस क्रिस्टलीय ठोस का हुआ, मैंने क्या कहा, इसको मान लो ये पेन क्रिस्टलीय ठोस है,
और इसको नीचे से आग लगाई गई है, तो इसका धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस तापमान आया, ये पेन क्या हुआ बेटा, पिघलना चालू। तो बेटा कौन से तापमान पे पिघला ये, 50 डिग्री। तो तुम क्या कहोगे, किसी ने पूछा बताओ इस पेन का तापमान क्या है, तो तुम कहोगे 50 डिग्री। तो 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका एक निश्चित गलनांक है। निश्चित गलनांक हो गया ना, क्या ये 49 डिग्री पे पिघलेगा, आप कहोगे नहीं। क्या ये भैया 48 डिग्री पे पिघलेगा, आप कहोगे नहीं। अगर इसको पिघलाना है तो मुझे कितना तापमान देना पड़ेगा, 50 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा। तो यही होता है क्रिस्टलीय ठोसों के साथ। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका एक क्या होगा बेटा, निश्चित गलनांक होगा। एक ऐसा तापमान होगा जिसपे वो क्या हो जाएंगे बेटा, गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। सर अब जरा इस पे आओ, ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण देता हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं मजा आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में भैया, मजा आ जाएगा तुम्हें। कैसे भैया, इसको ऐसे समझो। तुम फिर कहोगे सर आते ही ऐसे एग्जाम्पल देने लग गए, क्या करूं भैया। मुझे लगता है मेरे मेंढकों को समझ ही इस तरीके से आएगा। मैं देवियों से माफी चाहूंगा बेटा, मेरा देखिए दिल दुखाने का मेरा कोई ऐसा नहीं होता है मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को आहत करूं। ये सब एग्जाम्पल देके, मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ये वाले ऐसे, क्योंकि इससे रिलेट करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा मजाक भी हो जाएगा और चीज भी समझ में भी आ जाएगी। मैं किसी को आहत करने के लिए या किसी का दिल दुखाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल नहीं देता, तो क्षमा कीजिएगा, मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं, खासकर देवियों से। बेटा ऐसा नहीं है कि मैं ये एग्जाम्पल देके आप लोगों की इंसल्ट कर रहा हूं, मैं पहले ही बोल देता हूं। क्योंकि देखो ऑफलाइन में तो मुझे पता चलता था, जब बैठे रहते थे बच्चे तो उनको बोल देता साफ साफ, उन्हें पता भी सर मजाक में कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना भाई, कौन क्लिप काट के कुछ डाल दे और कुछ का कुछ मतलब निकाल दे। तो पहले ही बोल रहा हूं बेटा, देवियों से क्षमा चाहूंगा कि ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं और किसी को बुरा लगे तो भैया अपने इस छोटे से मास्टर को सोच लेना कि भाई छोटा सा मास्टर है, कोई बात नहीं, गलती हो गई है। ठीक है, अब सुनना, अब सुनना भाई, मान लो भाई, मान लो, चलो मैं अपने पे एग्जाम्पल लेता हूं। मैं हूं एक सुंदर कन्या है जिसे भैया मैं बहुत पसंद करता हूं। मैं हूं और एक सुंदर कन्या है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। भैया पसंद मैं कर रहा हूं ना, लेकिन मैंने उसे अभी तक बताया नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अब उस सुंदर कन्या का एक दोस्त है, एक लड़का दोस्त है। भाई उसके दोस्त है ना भाई, अब रोक थोड़ी ना सकते हैं। ठीक है भाई, वो लड़का और वो जो सुंदर कन्या जिसे मैं पसंद करता हूं वो अच्छे दोस्त हैं। बढ़िया भाई, ठीक है, दोस्त हैं। तो भाई एक दिन वो क्लास में आए, मैं क्लास में, सेम क्लास में पढ़ते हैं हम, क्लास में आए। वो लड़का दोस्त उसके साथ ही आता है, वो लड़का दोस्त उसके साथ ही आता है। ठीक है भैया, एक दिन क्या हुए, वो दोनों साथ में चलते हुए आए। वो इधर चल रही है, वो उसका दोस्त इधर चल रहा है। मैंने उन दोनों को साथ में देखा, मुझे जलन हुई कि अच्छा ये इसके साथ है। मैं जला, मैं जल भुन गया। कम जलन हुई लेकिन हुई कि भाई उसके साथ क्यों है। ठीक है भाई, वो दिन निकला। फिर एक दिन मैंने उनको क्या देखा भैया, छुट्टी में देखा। छुट्टी में क्या देखा भाई, कि वो लड़की और वो उसका लड़का दोस्त ऐसे भैया उसके कंधे पे हाथ रख के जा रहे हैं। दोस्त है ना भाई, जा सकते हैं। तो भाई मुझे और ज्यादा जलन हुई कि अच्छा कंधे पे भी हाथ है, अच्छा भाई, और ज्यादा जलन हुई। फिर भैया मैंने देखा वो खेल रहे हैं भाई अपने दोस्त, दूसरे दोस्तों के साथ। तो जाता जाता उसने क्या किया, उस लड़की ने अपने दोस्त की कमर में ऐसा मुक्का मारा। मैंने फिर जलन हुई भाई कि अच्छा लड़की भी कमर में मुक्का मार रही है, ये मैं इसे पसंद करता हूं। भाई जलन होगी ना, जिसे तुम पसंद करते हो कोई और उसके साथ खेल रहा है, भले ही उसका दोस्त है, तुम्हें पता है उनके बीच में कुछ भी नहीं है, जलन होगी ना। साथ में चल रहे हैं तब जलन है, हाथ पकड़ लिया तब और ज्यादा जलन है भाई। अगर उसके कान पे एक थप्पड़ मार दिया गालों पे, तो तुम्हारे दिल पे तो छुरियां चल जाएंगी कि वाह। तो ये हो क्या रहा है, वो जो जलन हो रही है ना, उस जलन का क्या भैया अलग अलग पैमाना जा रहा है। साथ में चल रहे तो थोड़ी जलन हो रही है,
अगर भैया हाथ पकड़ के चले तो और ज्यादा जलन हो रही है। तो भैया जलन का क्या है, मेरी एक रेंज है, एक परास है। ये नहीं है कि जब ये हाथ पकड़ेगा मुझे तभी जलन होगी, इसके बगल में चलेगा, इसके मुंह पे थप्पड़ मारेगा या इसकी कमर में मुक्का मारेगा तब जलन नहीं है मुझे। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये तो भैया कहते हैं कि मुझे तो किसी से जलन तब होगी जब ये ऐसा करेगा, इसका हाथ पकड़ेगा तभी जलन है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहता है कि नहीं भाई, मेरी जलन की सीमा नहीं है, मेरी तो एक रेंज है, अगर इस रेंज में कोई भी कार्य किया तो मैं जल भुन जाऊंगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस ये है, मतलब तुम हो और तुम्हारा मास्टर है ना भाई, समझे ना। तो बेटा परास का मतलब होता है रेंज। अब इसको बेटा जरा केमिस्ट्री की भाषा में समझ लो। भैया मान लो ये पेन है, ये पेन क्या है, अब अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस है। मैंने इसको गर्म करना चालू किया, गर्म करना चालू किया सर, तो क्या होगा, तो सर इसका तापमान बढ़ेगा। धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री। 40 डिग्री जैसी आया तो सर ये क्या हो गया, नरम होना चालू हो गया, पिघला नहीं, नरम होना चालू हो गया। 41 डिग्री हुआ और नरम हो गया, 42 डिग्री हुआ और ज्यादा नरम हुआ, 45 डिग्री हुआ और नरम हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते 50 पे ले गया भाई मैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका पिघलने का गलनांक क्या है, तो तुम कहोगे भाई कोई एक निश्चित ताप पे नहीं हो रहा है, ये 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघल जाएगा, क्योंकि नरम होता जा रहा है। नरम होने का मतलब ही क्या ठोस का बेटा, वो पिघलना चालू हो गया। जैसे इसके लिए तो क्या था, अगर इसको पिघलाना है तो हाथ पकड़ ले भाई, पिघल जाएगा। हाथ पकड़ने का मतलब एक निश्चित कार्य हुआ, एक निश्चित तापमान दिया, पिघल गया। और इसके लिए सर 40 डिग्री मतलब साथ में चलता आया, 41 डिग्री मतलब हाथ पकड़ लिया, सर मुंह पे गालों पे थप्पड़ मतलब 50 डिग्री। तो मतलब क्या है सर, जलन हर जगह है। जलन का मतलब ये पिघलना एक निश्चित तापमान पे नहीं कर रहा है, एक परास में कर रहा है। परास का मतलब एक रेंज में हो रहा है, और ये हर एक अक्रिस्टलीय ठोस के साथ है। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चला, बेटा ये एक्सपेरिमेंटली चीजें निकाली हैं हमने। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस देखे हैं उन सबका एक निश्चित तापमान होता है जिसके ऊपर वो गल जाते हैं, लेकिन इनका कोई निश्चित तापमान नहीं आता। कोई ये नहीं कह सकता ये अक्रिस्टलीय ठोस है 40 डिग्री दे दो पिघल जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये जो घड़ी है ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको 50 डिग्री दे दो ये पूरी पिघल जाएगी 50 पे। तो याद क्या रखोगे, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या होता है बेटा, एक परास होता है। ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ये तो क्या होंगे बेटा, एक तापमान आएगा और उस पर आते ही फटाक से पिघल जाएंगे। लेकिन ये क्या होते हैं बेटा, धीरे धीरे नरम होते हैं। क्या ये बात पल्ले पड़ी? हाँ सर, ये बात आप लोगों को मुझे लगता है पल्ले पड़ गई होगी। चलो भैया अगला फिर आता है विल्सन गुण। विल्सन गुण का मतलब क्या है भैया, अब हम इन्हें काटने वाले हैं। अब इन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को काटने वाले हैं। लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें भैया अभी तक जितने पॉइंट मैंने समझाए हैं क्या वो समझ में आ गए मेरे माइंड को? जल्दी बताइए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। एक बच्चा कह रहा फास्ट पढ़ाइए, नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे ऐसे बच्चों से, ऐसे मेंढकों से सख्त नफरत है जो मुझे ये समझाएं कि फास्ट पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ। बेटा जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। चिंता मत करो, जब फास्ट करूंगा ना फिर तुम्हारे ये आएगा सर ब्रेक लगाओ, ब्रेक। भाई मुझे चीजें समझानी है, मुझे समझाने दो। अभी तुम्हारे दिमाग को तैयार कर रहा हूं बेटा, तुम्हारे दिमाग को तैयार कर रहा हूं। जिसको फास्ट पढ़ना है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना 2x पे, फास्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है चलो, अब बेटा देखो क्या विल्सन गुण। विल्सन गुण का मतलब क्या, अब काटने की बात कर रहे हैं भैया कि सर एक बार क्रिस्टलीय ठोस को काटो, एक बार अक्रिस्टलीय ठोस को काटो तो क्या दिखाई देगा। तो देखना भाई क्या कहता है, यदि क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। यह इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस को तुम काटोगे तो भैया ठीक है, काटने पे दो टुकड़ों में आएगा सर, कोई नई बात नहीं है।
टुकड़े तो होंगे ही, लेकिन सर जो टुकड़े बनेंगे ना, मान लो यहां से मैंने काटा तो यहां से ये टूट गया, तो टुकड़े जो बने हैं उनकी अब जो सतह होगी वो कैसी होगी, चिकनी और एकदम सपाट होगी। क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार से कटते हैं, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को काटो, काटने के बाद जो दो टुकड़े बनेंगे उनकी जो सतह होगी जहां से तुमने वो काटा है वो कैसी होगी बेटा, एकदम चिकनी और सपाट बनेगी। सर अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। सर जैसे यहां पे सतह कैसी थी, चिकनी और सपाट, यहां पे चिकनी और सपाट नहीं होगी, अनियमित सतह बनेगी। कैसी बनेगी, अनियमित सतह बनेगी। देखो मैं बता देता हूं, मान लो भैया ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, मैंने इसको यहां से काटा, तो काटने के बाद ये दो टुकड़ों में बट गया भैया, ऐसे मान लो। तो भैया ये अंदर वाली सतह देखो, तो ये अंदर वाली सतह कैसे है बेटा, चिकनी और सपाट है, तो ये किसके केस में मिलेगी, क्रिस्टलीय। लेकिन यही काम अगर मैंने अक्रिस्टलीय ठोस में किया होता तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता। तो ये देखो भाई, जहां से ये कटा है अब वो क्या है, अनियमित सतह बनी है। क्या बनी है भैया, अनियमित सतह बनी है। तो सर ये याद रखेंगे हम कि हमारे पास अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ठोस काटने पर चिकनी और क्या देगा, हमारे पास चिकनी और सपाट सतह देगा, वो होगा क्रिस्टलीय, और जो अनियमित सतह देगा वो कौन देगा, अक्रिस्टलीय। डिफरेंस पता चला। हाँ सर अगला देखो, फिर आता है गलन उष्मा। भाई सीधी सी बात अभी बताइए, देखो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है बेटा, एक परास में। तो सेम कहानी यहां पे है सर, इनकी गलन उष्मा निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। मतलब गलन उष्मा क्या होगी भैया, इनको गलाने के लिए जो उष्मा देनी पड़ती है उसका मान भी निश्चित होगा। भाई एक बात सुनो ना, एक बात सुनो, सीधी सीधी सी बात है बेटा कि गलनांक मैंने मान लिया इसका क्रिस्टलीय ठोस का 50 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा 50 डिग्री सेल्सियस तापमान करने के लिए मुझे इसको कुछ उष्मा देनी पड़ेगी ना बेटा, और उष्मा की मात्रा क्या होगी, निश्चित मात्रा होगी। मान लिया जब मैं 1 जूल की ऊर्जा देता हूं तो इसका तापमान कितना हो जाता है, 10 डिग्री हो जाता है। अब बताओ 50 डिग्री करने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 5 जूल। तो वो जो 5 जूल मैंने उष्मा दी जिसने बेटा इसका तापमान कितना कर दिया सर 50 डिग्री, तो वो उष्मा क्या कहलाएगी, उसकी गलन उष्मा, क्योंकि 50 डिग्री पे ये गल जाता है सर। और इसीलिए हमने क्या बोला बेटा, इसकी गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। सर क्या यहां पे गलनांक मेरा निश्चित है, नहीं सर, एक परास में है तो इसकी गलन उष्मा भी निश्चित नहीं होगी, इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। तो ये दोनों पॉइंट बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, अगला बोलो, अगला ही चीज बोलो। अगला है बेटा क्या, देशिकता। देशिकता का मतलब होता है भैया डायरेक्शनल कैरेक्टर। अब ये थोड़ा सा तुम्हें ना अटपटा सा लगेगा, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना बेटा। विषम देशिक प्रकृति क्या होता है, विषम देशिक का मतलब क्या होता है, जब किसी ठोस के अंदर भौतिक गुणों का मान विभिन्न विभिन्न दिशाओं में अलग अलग आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ठोस कैसा है, विषम देशिक। विषम देशिक को लिख देता हूं, लिख देता हूं भाई, सुनना। विषम देशिक, विषम देशिक क्या होता है मेरे बच्चे, क्या होता है मेरे बेटा, विषम देशिक क्या होता है, अलग अलग दिशा में भौतिक गुणों का मान अलग अलग होना, तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं, विषम देशिक। सर समदेशिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कि सर भौतिक गुण, अब भौतिक गुण क्या होते हैं सर, सर जैसे तापमान हुआ,
ठीक है, एक आप पढ़ते हो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, जिसे तुम म्यू से दर्शाते हो, ठीक है, तापमान हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, घनत्व हुआ, तो ये सारे क्या है बेटा, हमारे पास भौतिक गुण हैं। तो इन भौतिक गुणों का मान यदि अलग अलग आए अलग अलग दिशा के अंदर तो हम उसको बोलते हैं विषमदेशिक। यदि इन भौतिक गुणों का मान क्या हो जाए बेटा, समान हो जाए अलग अलग दिशा में, ठीक है, समान मान हो जाए भौतिक गुणों का अलग अलग दिशा में, तो उसको बोल देते हैं समदेशिक। तो याद क्या रखना बेटा, क्रिस्टलीय क्या होते हैं, विषमदेशिक। इसको बेटा अंग्रेजी में बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक, और समदेशिक को बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटल चीज निकाली है, ये याद रखना बेटा, तुम भूलते हो इन चीजों को, आप लोग इन्हें भूलते हो, इनको उल्टा कर दोगे कि सर कौन सा विषमदेशिक था कौन सा समदेशिक था। मैंने कहा समदेशिक इसका उल्टा है, यहां पे अलग अलग दिशा में भौतिक गुणों का मान अलग अलग था, यहां क्या बोलोगे, अलग अलग दिशा में भौतिक गुणों का मान समान होगा, वो कहलाता है समदेशिक। तो एक को याद रखो कि सर जो क्रिस्टलीय ठोस है वो है विषमदेशिक, एक को याद रखो। तो सीधी सी बात है सर अक्रिस्टलीय क्या हो जाएंगे मेरे पास, समदेशिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समदेशिक। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रकृति, भैया क्रिस्टलीय ठोस को हम बोलते हैं वास्तविक ठोस, क्या बोलते हैं भैया, वास्तविक ठोस बोलते हैं। और सर जो अक्रिस्टलीय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आभासी ठोस, अतिशीति द्रव, या फिर बेटा हम इनको ये भी बोलते हैं छद्म ठोस। मतलब अगर किसी ने पूछा कि वास्तविक ठोस कौन से हैं तो तुम कहोगे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं, आभासी ठोस बोलो, अतिशीतती द्रव या छद्म ठोस बोलो। अतिशीतती द्रव का मतलब अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा बेटा तुम्हें क्या होता है अति। जैसे तुम्हें इसका उदाहरण देता हूं, जैसे यहां पे ग्लास होता है ना, ग्लास शीशा, वो तुम्हारा क्या है बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस है। वो क्या है बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस होता है तुम्हारा गिलास, शीशा जो बनता है तुम्हारा। ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या है तुम्हारा, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, ये उदाहरण है। जैसे हीरा बोला, शीशा बोला, हीरा, हीरा समझते ना, हीरा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, चलो बताऊंगा अभी, अतिशीतती में बताऊंगा। और सर अव्ययी कणों की व्यवस्था के क्रम में बताओ, मतलब जिन कणों से मिलके हमारे पास ये ठोस बने हैं उनकी व्यवस्था कैसी है। सर ये होते हैं दीर्घपरासी। दीर्घपरासी का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो सर लंबी दूरी तक क्या दिखाए, एक निश्चित व्यवस्था दिखाए। जैसे तुम्हारी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों की मुझे लाइन बनानी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आगे किया सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे करते करते 50 बच्चों को खड़ा कर दिया। तो तुम क्या कहोगे कि सर पहले से चालू हो जाओ और 50वें बच्चे तक चले जाओ, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक निश्चित व्यवस्था दिखाई देगी बच्चों के खड़े होने में। तो दूर तक वो व्यवस्था दिखाई दे रही है, तो इसको बोलेंगे दीर्घपरासी। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घपरासी। दीर्घपरासी का मतलब क्या हुआ बेटा, जहां पे जो हमारी व्यवस्था होती है कणों की, जो निश्चित व्यवस्था है, वो हमें क्या दिखाई दे, दूर तक दिखाई दे। और सर ये क्या होते हैं, लघुपरासी। लघुपरासी का मतलब क्या, जो छोटी दूरी तक तो मुझे दिखे कि व्यवस्था है, उसके बाद वो व्यवस्था ना दिखे। जैसे सेम उदाहरण दो, तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे, अब उनको खड़ा करना चालू किया, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मैंने 5 बच्चे तो ऐसे खड़े कर दिए, छठा बच्चा कौन सा आना चाहिए था, 5वें से बड़ा, लेकिन मैंने वहां पे फिर छोटा खड़ा कर दिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बीच में एक छोटा डाला, फिर उसके पीछे छोटा डाल दिया, फिर बड़ा डाल दिया। अब ये जो व्यवस्था कर रहा हूं, इसको तुम दीर्घपरासी नहीं लघुपरासी बोलो। क्या बोलोगे कि सर पहले 5 बच्चों में तो व्यवस्था है, लेकिन छठे बच्चे ने आती वो व्यवस्था तोड़ दी। फिर सर छठे से मान लो आगे 4 तक व्यवस्था है, फिर अगले बच्चे ने क्या की, 4 बच्चों के बाद जो आया बच्चा, उसने व्यवस्था तोड़ दी। तो व्यवस्था अगर एक छोटी दूरी तक दिखाई दे तो उसको बोला जाता है लघुपरासी। अगर व्यवस्था दूरी तक दिखाई दे, दूर तक दिखाई दे, तो उसको बोला जाता है क्या बेटा, दीर्घपरासी।
तो बेटा ये तो हो ही रहा है ना भाई, ये देखना यहाँ पे दिखा देता हूं, देखो ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये अक्रिस्टलीय ठोस दिखाया। क्रिस्टलीय ठोस में देखो एक क्या है बेटा, निश्चित व्यवस्था है, दूर तक हमें समान व्यवस्था दिख रही है, तो ये दीर्घपराशी है। लेकिन सर यहां पे देखो, यहां पे तुम्हें व्यवस्था दूर तक एक जैसी नहीं दिखेगी, तुम्हें थोड़ी दूर तक व्यवस्था दिखेगी फिर टूट जाएगी। जैसे यहां पे देखो, यहां तक व्यवस्था आई, फिर नीचे अव्यवस्था आ गई, फिर यहां पे देखो यहां तक व्यवस्था है, फिर ये नीचे वाली के लिए क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी इसके लिए। तो भैया पहली जो रेखा है उसमें व्यवस्था, लेकिन उसके नीचे फिर से अव्यवस्था आ गई। क्यों? क्योंकि सर ये कण इसके नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये तो यहां पे आ गया। तो यहां पे देखो किसी भी दिशा में चले जाओ, व्यवस्था तुम्हें दूर तक दिखाई दे रही है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, लघुपराशी, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है बेटा हमारे पास, दीर्घपराशी। समझ गए कहानी? हाँ सर, ये बात हमें एकदम कदाचित अच्छे से समझ में आ गई है। जल्दी बोलो बेटा क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को ना इनके उदाहरण दे देता हूं, मैं आप लोगों को बेटा इनके उदाहरण दे दूं। उदाहरण कहां लिखूं बेटा, यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने बोला आयरन, Ag, ठीक है, Au मतलब गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, और क्या बोल दिया बेटा मैंने, हीरा। ये सारे के सारे क्या है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस है। ये सारे के सारे क्या है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर ये है हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस। और भी ले सकते हो जैसे NaCl ठोस, एस का मतलब क्या बेटा, ठोस है। तो ये सब क्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय में क्या क्या आ जाएगा सर, प्लास्टिक और शीशा। तो ये क्या है बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस। और उदाहरण देख लूं मैं एक बार, अगर और उदाहरण मुझे मिलते हो। हाँ, कांच लिख लो, प्लास्टिक लिख लो, ठीक है, रबर लिख लो, रबर लिख लो, स्टार्च लिख लो, क्या लिख लो मेरे बच्चे, स्टार्च लिख लो। ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है मेरे बच्चे, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अब यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट क्या आता है बेटा हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, जरा गौर से सुनना उस एग्जाम्पल के बारे में। हमारे पास क्या होता है बेटा, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन, SiO2 होता है, SiO2, SiO2 ठोस। ये SiO2 ठोस क्रिस्टलीय ठोस भी बना सकता है और अक्रिस्टलीय ठोस भी बना सकता है। ठीक है, कैसे, हमने क्या किया, इसको गर्म किया भाई, और गर्म करके इसको किस अवस्था में ले आया बेटा मैं, द्रव अवस्था में ले आया सर। बहुत बढ़िया सर, द्रव अवस्था में आप ले आए। अब सर द्रव अवस्था में आ गया, अब यहां से इस द्रव को मैं किस प्रकार से ठोस बनाऊंगा, अब वो निर्धारित करेगा मेरे बच्चे कि ये भैया ठोस बनने के बाद ये द्रव अवस्था क्रिस्टलीय ठोस बनाएगी या अक्रिस्टलीय ठोस बनाएगी। तो इसको ठंडा करने का बेटा, गर्म करके मैंने क्या बनाया, इसको द्रव अवस्था। तो मतलब अभी ये गरम गरम द्रव है भाई, ये गरम गरम है भाई, एकदम गरम गरम है। ठीक है, तो अब इसको ठंडा करना है। अब इसको ठंडा करने के दो तरीके हैं। इसको हम क्या करें बेटा, या तो इसको तो या क्या करें बेटा, हम धीरे धीरे ठंडा करें। एक तो कंडीशन क्या है भैया, धीरे धीरे ठंडा करें भैया, और एक क्या करें बेटा, इसे हम एकदम से क्या कर दे बेटा, तीव्रता से ठंडा करें। तीव्रता का मतलब समझते हो, एकदम से कर दिया, या फिर इसे क्या करेंगे, तीव्रता से ठंडा करेंगे। अरे भाई साहब क्या हो रहा है ये, तो सर फर्क क्या आएगा, सुनना मेरे पास बेटा। यदि मैंने इसे धीरे धीरे ठंडा किया तो ये क्या बना लेगा बेटा, क्वार्ट्ज बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, ये क्रिस्टलीय ठोस बना लेगा। अभी बताता हूं भैया क्रिस्टलीय ठोस धीरे धीरे ठंडा करने पे क्यों बना। और उस समय पे जब बेटा मैं इस SiO2 को गर्म करके द्रव अवस्था में लेके आता हूं और धीरे धीरे ठंडा करता हूं, तो ये क्या बना देता है बेटा, क्वार्ट्ज बना देता है। क्या बना देता है बेटा,
क्वार्ट्ज बना देता है, और इसी क्वार्ट्ज को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। लेकिन यदि मैंने इसको तीव्रता से ठंडा किया तो सर ये क्या बना लेगा? अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बनाएगा मेरे बच्चे? अक्रिस्टलीय ठोस बनाएगा सर। और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब सर इस टाइम पे इसने क्या बना दिया? कांच बना दिया। और ये जो कांच बना है ये क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो देखो भाई, बनाना यहीं से चालू किया। SiO2 को हमने गर्म ही किया सर, गर्म करने के द्रव बनाया, और अब उस द्रव को मैं ठंडा कैसे कर रहा हूं वही निर्धारित कर रहा है कि ये SiO2 मेरा ठंडा होने पर क्रिस्टलीय ठोस बनाएगा या अक्रिस्टलीय ठोस बनाएगा। सर ये कैसे हुआ? अब एक बात समझना ना मेरे बच्चे, द्रव अवस्था है, सुनना जरा, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है? अब इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि भैया धीरे धीरे ठंडा करने पे क्रिस्टलीय ठोस क्यों बना, और सर तीव्रता से ठंडा करने पे अक्रिस्टलीय ठोस क्यों बना। भाई किसी चीज को तुमने द्रवित कर दिया, द्रव के अंदर अणु क्या करते हैं बेटा? इधर उधर डोल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। किसी को तुमने क्या किया? द्रवित किया और एक पात्र में डाल दिया। अब उस पात्र को तुम नीचे से धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो, तो मतलब क्या? तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब तापमान कम होगा तो इसका मतलब क्या है? सर तापमान कम होने का मतलब है अणुओं की ऊर्जा कम होगी, यही होता ना भाई? ये तो जानते हो ना बेटा, 11वीं में पढ़ के आते हो कि जिस अणु को जितनी ज्यादा तापमान दूंगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी। ये होता ना, मैंने क्या कहा अभी? द्रव था, द्रव को एक पात्र में रखा और उसको मैं धीरे धीरे तापमान कम कर रहा हूं, तो तापमान एकदम से कम नहीं कर रहा, धीरे धीरे कर रहा हूं। तो जब वो धीरे धीरे तापमान कम करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो द्रव के अणु है ना बेटा, अब उनको समय मिल जाएगा अपने आप को निश्चित रूप से व्यवस्थित करने का। क्योंकि भैया तापमान जब कम होगा तो उनको मैं क्या कर रहा हूं? अणुओं को जमा रहा हूं, उन कणों को जमा रहा हूं। तो भैया एकदम से थोड़ी ना जमा रहा हूं भाई, धीरे धीरे जम रहे, तो मतलब क्या है? उनके पास समय है अपने आप को व्यवस्थित करने का। निश्चित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे तो क्या बनेगा? क्रिस्टलीय ठोस। अब इसको ऐसे समझो भाई, 50 बच्चे लिए मैंने और एक कमरे में भेज दिया, और मैंने कहा कि भाई देखो अब इसी कमरे का ना तापमान क्या होने वाला है? एकदम बहुत नीचे जाने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है? इन बेंचों पे बैठ जाना, और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठेंगे, ठीक है? अब मैंने उनको कंडीशन दी कि भाई देखो जाओ और बैठो, लेकिन तापमान मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूं। तो क्या होगा? बच्चों को समय मिलेगा और जाके वो क्या हो जाएंगे बेटा? निश्चित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, और हर एक बेंच पे 2 बैठेंगे, और जैसे ही वो बैठ गए तापमान क्या होगा? धीरे धीरे कम होता आएगा, और वो बच्चे क्या होंगे बेटा? उसी रूप में वहां पे जम जाएंगे और क्या बना लेंगे? ठोस बना लेंगे। तो वो क्या बन गया? क्रिस्टलीय। अब अक्रिस्टलीय कैसे बना रहा हूं? कि भैया तुमने द्रव लिया, पात्र में डाला, अभी क्या कर रहे थे? द्रव के कण अपने आप को व्यवस्थित कर ही रहे थे, लेकिन तुमने उसको एकदम से ठंडा कर दिया, तो जो कण जहां पे था वहीं पे जम गया। जैसे मैंने 50 बच्चों को अंदर भेजा और मैंने कहा भाई हर एक बच्चा क्या करो? बैठ जाओ। किसके ऊपर? इन बेंचों पे 2-2 के ग्रुप में, जल्दी से बैठ जाओ, तापमान कम होने वाला, और इतना कम हो जाए तुम जम जाओगे। तो भैया वो बैठने ही वाले थे, तभी एकदम से तापमान कम, और जो जहां था वहीं जम गया। तो क्या वहां पे कोई व्यवस्था हो पाएगी? नहीं सर, व्यवस्थित होने के लिए तो समय ही नहीं दिया। और यही तो हम बोलते हैं, यदि ठोस के अंदर जो कण है वो निश्चित रूप से व्यवस्थित हो जाए तो क्रिस्टलीय ठोस बनता है, अगर निश्चित रूप से व्यवस्थित ना हो तो क्या बनेगा? अक्रिस्टलीय ठोस। और सर यहां पे अक्रिस्टलीय ठोस बना कैसे? तीव्रता से ठंडा करने पर। और सर ये SiO2 ने क्या बना दिया? कांच बना दिया। तो इसीलिए देखना बेटा, इस कांच को तुम क्या बोलते हो? इस कांच को तुम क्या बोलते हो? अति शीतती द्रव भी बोलते हो। अब समझ में आया अति शीतती द्रव का मतलब क्या हुआ? कि भैया एक ऐसा द्रव है जिसको हमने एकदम से ठंडा किया है और उसको ठोस रूप में लेकर आया हूं, उसको मैं ठोस रूप में लेकर आया हूं। तो ये द्रव होता है। जो शीशा है ना वास्तविकता में ठोस नहीं है भाई। क्यों? छद्म ठोस है बेटा। छद्म ठोस क्या होता है? ठोस और द्रव के बीच की कोई क्या होती है बेटा? ये स्थिति होती है, उसको बोलते हैं छद्म ठोस।
ना तो वो द्रव है सर, ना ठोस है, उसके बीच की कहानी है। तो इसीलिए देखना एक उदाहरण देता हूं। पुरानी बिल्डिंगों में तुम जब जाओगे ना, तो वहां पे जो क्या होते हैं बेटा, जो खिड़कियां बनी होती है उनके शीशे को देखना, जो बहुत पुरानी होती हैं बिल्डिंगें, उनका शीशा देखना, नीचे से मोटा मिलता है और ऊपर से पतला मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने ये कांच तो बना दिया एकदम ठंडा करके, और उसको किस पे लगा दिया, खिड़की पे लगा दिया। लेकिन सर यहाँ पे तो हमारे तापमान क्या होता है, 50-50 डिग्री चला जाता है, 48-48 डिग्री चला जाता है। तो उस समय पे वो कांच का तापमान बढ़ता है, और सर गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, वो कांच नीचे की तरफ आने लगता है। तो नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है सर, नीचे की तरफ इकट्ठा होने लगता है। तो इसलिए देखना कांच नीचे की तरफ से मोटा हो जाता है समय के साथ साथ, और ऊपर से पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर वास्तविकता में जो कांच है ना, वो ठोस नहीं है, वो क्या है, छदम ठोस है। वो कैसे बनाया है सर, हमने एकदम से द्रव को ठंडा करके बनाया है। और सर कांच कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। जल्दी बताओ भाई, क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बेटा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे। जल्दी बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है का मेरे बच्चों को? हाँ जी, क्लियर हुआ? चलो बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार और जबरदस्त, शानदार और जबरदस्त। ठीक है, अब बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करके लेकर आना एक बार देख के, फिर इसके आंसर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। अब देखो ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश करना किसी किताब से तुम्हें ये सारी चीजें मिल सके, किसी किताब का ही क्वेश्चन उठाया है मैंने, ठीक है? ये पता होगा तभी कर पाओगे। ये बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे सवाल तुम्हें जेई में नहीं आएंगे, ऐसे सवाल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा बेटा, क्लास 6 बजे तक होगी आप लोगों की, क्लास 6 बजे तक होगी, ठीक है? अरे बहुत है, 5 ही बजे हैं बेटा, कैसी बातें करो, 4 बजे स्टार्ट हुई थी, 4 बजे स्टार्ट हुई थी मेरे मैंड को, ऐसा मत करो यार, दिल तोड़ रहे हो तुम तो मेरा, मतलब तुम्हें चुप करवाना पड़ेगा, वरना तुम ऐसे बोलते रहोगी, नहीं चल नहीं चल, ऐसे थोड़ी ना होता है, छोड़ दो सर, छोड़ दो सर। 1 घंटा हुआ है भाई, 1 घंटा, मेरे मैंड को 1 घंटा, मतलब तुम यार 1 घंटे में परेशान हो गए मुझसे, आज इतने दिनों बाद मिल रहे हो और 1 घंटे में परेशान होगी। जल्दी एक बार दिखाना भैया वो शक्ल मुझे एक बार, बच्चे जो कह रहे हैं सर। नीलाक्षी तिवारी जी बहुत बहुत थैंक यू बेटा जी। अगर आपको ऐसा लगता है, डाउट है, डाउट है, डाउट देख लेता हूं मेरे मैंड का डाउट। सर आपको हम ही मिले थे फ्रीज करने के लिए, अरे वाह भाई साहब, क्या दिक्कत हुई भाई, मैंड को कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ तीव्रता से ठंडा करने के लिए क्या करना होगा बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन ले लो, बहुत सारे तरीके हैं बेटा। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत जल्दी से ठंडा कर देती है किसी भी चीज को, एक बार डाल दो ठंडा कर दी, जमा देगी, ठीक है? बहुत तरीके हैं, ठीक है? ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि भैया कैसे करेंगे ठंडा, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे, हाँ जी। सर जी SiO2 को बालू है तो वो कैसे ग्लास है? बेटा वही तो कह रहा हूं ना, बालू के अंदर SiO2 होता है, उसको गर्म करो, द्रवित अवस्था में आएगा, द्रवित अवस्था के बाद उसको ठंडा कैसे करते हो वो निर्धारित करेगा कि भैया हमारे पास किस प्रकार से वो क्रिस्टलीय बनेगा या अक्रिस्टलीय है। ग्लास के अंदर देखना, ग्लास किसका बना होता है, SiO2 का ही तो बना होता है। वो कहां से आते हैं SiO2, बालू रेत से ही तो लेके आते हैं हम, बालू रेत से ही तो लेके आते हैं मेरे बच्चे, सही पकड़े। सर क्वार्ट्ज क्या है, देखो मेरे बच्चे, क्वार्ट्ज क्या है मैं बता देता हूं, क्वार्ट्ज क्या है बेटा, इस SiO2 को ही मैं क्वार्ट्ज कह रहा हूं। कब? जब मैंने इसको द्रव अवस्था में लेके आया और धीरे धीरे ठंडा किया तो ठोस बन गया, और उस ठोस को क्या कहा मैंने, क्रिस्टलीय ठोस। और इस समय पे इस SiO2 को क्या बोल दिया, क्वार्ट्ज कह दिया हमने, क्वार्ट्ज कह दिया बेटा। ये कौन है भाई? अच्छा 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट, एक नमूना मिला है भाई, एक नमूना मिला है हमें।
पहली बार लाइफ में मैं ऐसा कर रहा हूं। ये लो भाई, अपनी लाइफ में पहली बार मैं किसी बच्चे को ब्लॉक करवा रहा हूं, वरना मैं करवाता नहीं हूं। लेकिन ये तो भाई अलग ही लेवल पे है, ये तो अलग ही लेवल पे है। नरेंद्र प्रजापति जी अभी भी कह रहे हैं डाउट चेक कर लो। सर जी आपने क्वेश्चन नहीं बताया है। किसका क्वेश्चन नहीं बताया बेटा? किसका क्वेश्चन नहीं बताया बेटा? अभी क्वेश्चन अरे भाई साहब क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है बेटा। सर क्वार्टर क्या है? क्वार्टर नहीं बेटा, क्वाड्स। क्वाड्स होता है सर, आपको हम ही मिले थे सर तीव्रता सर जी SI2 सर। क्वाड्स क्या है सर? स्टार्च क्या होता है? सुना था मैंने, भूल गया बेटा। स्टार्च एक पदार्थ है, स्टार्च एक पदार्थ है जो क्रिस्टलीय रूप में होता है। स्टार्च हमें चावल से मिलता है, ठीक है। स्टार्च हमें भैया आलू से भी मिलता है। स्टार्च क्या बेटा? एक पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, जो हम क्या करते हैं, खाते हैं। चावल में भी होता है, और किस में होता है बेटा? हमारे पास आलू में भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखो। देखो भाई अभी तक तुम्हारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है, और वो क्या है? ये वाला, कि क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। अभी तक यही आया है, ठीक है। अभी चिंता, मैंने कहा ना बेटा ये बेसिक है। ये तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब पढ़ोगे ना तो आएगा। ये बेसिक है, ये समझ में आ गया तो आगे चीजें आसान रहेंगी। अब अगला प्रकार देखो बेटा। लव यू टू बेटा जी, प्रिंस कुमार जी, लव यू टू, लव यू टू। आप सभी बच्चों को बहुत 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 प्यार करता हूं मैं। मुझे पता है आप भी करते हैं। कुछ तो ये कह रहे होंगे जल्दी से निकल, जल्दी से जाओ सर, बहुत हो गया, बस थोड़ी देर और सहन कर लो, थोड़ी देर और। इसको देखो भाई, इसको देखो। अब बेटा ये एक और प्रकार है किसका? ठोस का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है। ठोस का वर्गीकरण करने के लिए एक और प्रकार है। ये भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका जेई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के बेटा, मैंने बोला ना, जैसे कुछ स्टेट बोर्ड है वहां पे ये चैप्टर है, तो उसके लिए है ये, ठीक है। आसान से देखो, तुम्हें साफ साफ दिखेगा बेटा। ठोस को हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने क्या किया है बेटा? यहाँ पे ठोस को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सर आणविक ठोस, एक होता है आणविक ठोस जो अणुओं से बने सर, ठीक है। अब ये जो आणविक ठोस है बेटा, ये आणविक ठोस क्या है बेटा? ये हमारा 3 प्रकार का है। कौन सा? अध्रुवीय, ध्रुवीय, और क्या सर? हाइड्रोजन आबंधित। अरे मेरे मैंड को, ये है अध्रुवीय, ये है ध्रुवीय, और एक है हाइड्रोजन आबंधित। ये तो आणविक ठोस के प्रकार है, कैसे बताऊंगा। उसके बाद सर आता है हमारे पास आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो 4 प्रकार के ठोस हुए। कौन सा सर? आणविक, आयनिक, धात्विक, और कौन सा सर? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस बोलते हैं। सर पहले एक बार जल्दी से आणविक ठोस बताओ बेटा। जो अणु होते हैं ना, अणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अध्रुवीय को बेटा तुम क्या बोलते हो? नॉन पोलर। और सर ध्रुवीय को क्या बोलते हो तुम? पोलर। अब ये पता कैसे चलता है सर कौन सा अणु ध्रुवीय है, कौन सा अणु अध्रुवीय है? तो इसके लिए बेटा 11वीं में रासायनिक बंध नाम का एक चैप्टर होता है। वहां पे आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हो जिसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। तो वो डाइपोल मोमेंट तुम्हें निकालना आना चाहिए। जिन अणुओं के लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो जाए बेटा, डाइपोल मोमेंट को हम दिखाते हैं म्यू से। जिन अणुओं के लिए म्यू का मान 0 हो जाता है वो अध्रुवीय हो जाते हैं, और जिन अणुओं के लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता वो ध्रुवीय हो जाते हैं। अब सर ये पता कैसे चलेगा? देखो 11वीं का है। अब जिस बच्चे को ये पढ़ना है ना कि कैसे पता चलेगा, उसके लिए बेटा यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब के ऊपर 1 शॉट वीडियो रखी होगी एक, उम्मीद में ही मैंने ही पढ़ाई है। अगर तुम चाहते हो कि हमें सीखने को मिले तो वहां पे जाना, केमिकल बॉन्डिंग का एक चैप्टर होगा, उसके अंदर ढूंढना भैया द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन ये द्विध्रुव आघूर्ण करने से पहले तुम्हें संकर्ण और ज्यामिति के बारे में पता होना चाहिए कि किसी अणु के संकर्ण कैसे निकालते हैं और उसकी ज्यामिति क्या होती है।
अगर वो चीज आती है ना आपको, फिर आप लोग ये समझ जाओगे। अब मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है, कहां से तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। तो भाई देखो, आणविक ठोस क्या होते हैं, जिनके अंदर कौन से किससे बने होते हैं, जो अणुओं से। और अणुओं के अंदर भैया बंधन आकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, आणविक ठोस क्या होते हैं, जो अणुओं से बने हों, और अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होता है बेटा, लंदन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको, लंदन बल बोलते हैं। और सर उदाहरण क्या है, आर्गन, CCl4, H2, I2, CO2, और ये मुलायम होते हैं। भैया देखो, आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, और जितनी भी नोबल गैसें होती हैं वो सब अध्रुवीय होती हैं। I2 भी क्या है, CClV4 क्या है, एक अध्रुवीय अणु है। सर H2 भी क्या है, अध्रुवीय अणु है। I2 भी क्या है, अध्रुवीय अणु है। और CO2 भी क्या है, अध्रुवीय अणु है। ठोस CO2 की बात चल रही है, कभी किसी के दिमाग में आए कि सर CO2 तो गैस होती है, भैया ठोस CO2 भी कहते हैं। याद करो, सॉलिड आइस, ठोस बर्फ, वो ठोस बर्फ क्या होती है, वो ये CO2 ही तो होती है वही। ठीक है, तो घबराना मत कि सर आप तो ठोस पढ़ा रहे थे, ये गैस कहां से लिख दिया। भाई सॉलिड आइस की बात कर रहा है, सॉलिड आइस किससे बनी होती है, ठोस CO2 होती है। तो सर हमने क्या बोला, आणविक ठोस में अध्रुवीय क्या होते हैं, अध्रुवीय ठोस कौन से होते हैं, जो अणुओं से बने होते हैं। और अध्रुवीय ठोसों में जो अणु उपस्थित होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल कौन सा होता है, लंदन बल या परिक्षेपण बल होता है। वंडरवॉल बल पढ़ा है, वंडरवॉल, वंडरवॉल आकर्षण, उसको परिक्षेपण बल भी बोल देते हैं। और सर इसके उदाहरण, इसकी भौतिक प्रकृति क्या, मुलायम। और सर ये विद्युत चालकता क्या होंगे, विद्युत रोधी होंगे। अध्रुवीय अणु क्या होता है, विद्युत रोधी। और सर इनका गलनांक क्या होता है, अत्यधिक निम्न होता है। तो सवाल पता कैसे आएगा, सवाल आएगा कि आणविक ठोस जो हैं उनके अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल होता है। उदाहरण, नीचे 4 ऑप्शन लिखेगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। कहेगा आणविक ठोसों के अंदर जो अध्रुवीय अणु होते हैं या दोनों अध्रुवीय ठोस जो होते हैं वो विद्युत रोधी होते हैं या विद्युत चालकता दर्शाते हैं, तो विद्युत रोधी होते हैं। आणविक अध्रुवीय ठोस मुलायम होते हैं, कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं। तो ऐसे सवाल पूछेगा। ठीक है सर। सर फिर आते हैं आणविक ठोस में ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस भी किससे बने हैं, अणुओं से। बस फर्क क्या है, यहां पे जो अणु है वो अध्रुवीय हैं, यहां पे जो अणु है वो ध्रुवीय हैं। सर यहां पे अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल था, लंदन बल। सर यहां पे अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्यन क्रिया होगी, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया का मतलब क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा दो, सुनना बातों को, दो ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है सर, इसका उदाहरण देखो, HCl और SO2, ये भी कैसे होता है, मुलायम, ये भी कैसे होता है, विद्युत रोधी। और इनका क्या होता है, गलनांक निम्न। इनका था बेटा क्या, अत्यधिक निम्न, ये है निम्न। अगला आता है हाइड्रोजन, मतलब ऐसे ठोस जिनके अणुओं के बीच में क्या होगा बेटा, आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंध होगा। तो देखो भाई, हाइड्रोजन आबंधित कौन से होंगे, यहां पे भी अणु होते हैं लेकिन यहां पे बेटा आकर्षण बल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध, जैसे H2O। और कौन सा, बर्फ, बर्फ जो बनती है वो कैसे बनती है, H2O के अणु पास पास आ जाते हैं ना, तो वहां पे जो H2O अणु है उनके बीच में कौन सा आकर्षण है बेटा, हाइड्रोजन बंध है। सर ये कैसे होता है, कठोर, बर्फ कठोर ही तो होती है बेटा। और बर्फ क्या होता है, विद्युत रोधी, और इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है बेटा, उच्च होता है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। अगला आता है सर आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में कौन से कण होंगे, आयन होंगे। और आयनों के बीच में कौन सा आकर्षण बल होता है सर, कुलाम्बी अथवा स्थिर विद्युत, जिसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। आयनों के बीच में क्या होता है बेटा, कुलाम्बिक बल ही तो होता है। दो आयनों के मध्य, कौन से आयनों के मध्य बेटा, जो हमारे आयन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो विपरीत आयनों के मध्य कौन सा होता है, कुलाम्बिक आकर्षण होता है सर।
ठीक है सर। सर जैसे NaCl2 NaCl MgO सारे क्या बेटा आयनिक ठोस है। सर आयनिक ठोस कैसे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं सर, कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं सर। भंगुर का मतलब उनको अगर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, चूर्ण बन जाएंगे, पाउडर की फॉर्म में आ जाएंगे, भंगुर होते हैं, ठीक है, उनको बोला है भंगुर। और क्या होता है सर ये, सर ये ठोस अवस्था में तो विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन गलित या फिर बेटा कौन सी जलीय अवस्था में कैसे हो जाते हैं बेटा, ये विद्युत चालक बन जाते हैं। जितने भी आयनिक ठोस हैं ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, लेकिन अगर उनको मैं गला दूं, गलाने का मतलब आयन में टूट गया वो, या उनका क्या बना दूं, जलीय विलयन बना दूं। जलीय विलयन जब भी बनाऊंगा आयनिक ठोस का तब भी आयन में टूटेगा, और जहां आयन आ गए वहां पे क्या होता है बेटा, विद्युत चालकता बढ़ जाती है बस। और ये क्या होता है बेटा, इनका गलनांक उच्च ही मिलता है, साधारणतः उच्च मिलता है, ठीक है। फिर आता है धात्विक ठोस, नाम ही बता रहा भाई, धात्विक ठोस के अंदर कौन से अणु होंगे, धातु के अणु होंगे, और उनके बीच में कौन सा आकर्षण होगा, धात्विक बंध होगा, ठीक है। उदाहरण कठोर होते हैं, आघात वर्ध्य और तन्य होते हैं, ये तो पता ही है सर। धातु क्या होती है, अगर उनको पीटा जाए तो पतली सी चादर में बदल सकते हैं, खींचे तो लंबी लंबी तारे बना सकते हैं, तो उनमें तन्यता भी होती है सर, और आघात वर्धनीय भी होते हैं सर। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में चालक होते हैं ये, ठीक है। और इनका क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है गलनांक, इनका गलनांक भी क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। तो बेटा तुम्हें याद क्या रखना है, बस यहां पे अब सुन लो, तो ये पढ़ लोगे तुम कि सर ठोस को हमने यहां पे 4 प्रकार में डाला। आणविक ठोस जो 3 प्रकार का है, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध वाला, ठीक है। फिर आयनिक ठोस, फिर है सर धात्विक ठोस, और उसके बाद में सबसे अंत में कौन सा आता भैया हमारे पास, ये कौन सा था, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब तुम्हें याद रखना है किस ठोस के अंदर कौन से अव्ययी कण होते हैं, और उन कणों के बीच में कौन सा आकर्षण बल होता है, वो विद्युत रोधी होते हैं या विद्युत चालक होते हैं, उनके उदाहरण, और उनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है या निम्न होता है। बस ये चीज पूछ सकता है तुमसे यहाँ पे, समझे भाई। तो ये चीज आप लोगों से यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये कहानी बताओ सबसे पहले तो आप लोगों को क्या समझ में आई मेरे बच्चों। देखो आज मैं तुम्हें बड़ा बेसिक सा ही करवा रहा हूं, क्लियर है। कोबरा कमांडो जी अब सॉरी बोले, क्या हुआ भैया, ऑल क्लियर मेरे बच्चे, लव यू टू बेटा जी, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट और दे दो मुझे, 5 मिनट और दे दो, तो मैं सिर्फ 1-2 चीजें बताने वाला हूं, उसके बाद क्लास खत्म, मुझे पता फिर ज्यादा हो जाए। लेकिन अब ये मान के चलना बेटा, अब जो मैं पढ़ाऊंगा यहां से और इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा बेटा बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये लिखूंगा नहीं कि ये बोर्ड का, हाँ ये बताता चलूंगा बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जेई में कैसा आ सकता है, मतलब एडवांस का अपना उसमें कैसा आ सकता है, हम बस ये चर्चा करेंगे, समझ गए बात। मैं सिर्फ इतनी चर्चा करूंगा कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब जो होंगे वो सारी नई बातें होंगी तुम्हारे लिए, एकदम नई बातें होंगी। तो देख भाई, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होती है, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूं, यहां पे तो ये लिखा ही हुआ है भाई, इसको तो तुम कभी भी पढ़ लोगे, इसको तो बेटा तुम कभी भी पढ़ लोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं, ये डेफिनेशन याद रखना, एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बुलाया जाता है मेरे बच्चे क्या, यूनिट सेल, ठीक है। अभी शांति से सुनो मेरे बच्चे, अब शांति से सुनो, मैं कह रहा हूं अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक तो बड़ा बेसिक था, धीरे धीरे इसलिए पढ़ाया ताकि तुम्हें थोड़ा सा माइंड को तुम्हारे क्या हो जाए, हैबिट हो जाए कि हाँ भैया फिजिकल चालू हो गई है, अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो अपने आप को थोड़ा मैथ्स के लिए तैयार करो,
ठीक है, आसान है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा मुश्किल नहीं है। अब सर ये एकक कोष्ठिका क्या होती है, इसको परिभाषित करो। ठीक है, ये किसकी कॉल आ गई भैया। ठीक है, देखो कैसे परिभाषित करते हैं इसको। एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, क्या बोला, एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जो सभी दिशाओं में पुनरावृत होने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। क्या बोला, एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जो पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, जालक, ये क्या है सर, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। समझना, उदाहरण से समझाता हूं। भाई तुमने एक कमरा बनाया, क्या बनाया, एक कमरा बनाया। अब भैया वो कमरा किससे बनाए, ईंट से बनाया सर। किससे बनाया, ईंट से बनाया सर। तो वो जो ईंट है ना भैया, वो क्या है, तुम्हारी एकक कोष्ठिका है। और वो जो कमरा है ना, वो क्या है बेटा, तुम्हारा जालक क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक है। कमरे को क्या बोलो, क्रिस्टल जालक बोलो। और वो जो उसकी ईंट है उसको क्या बोलो, एकक कोष्ठिका। अब जरा इसको समझना, क्या बोला, क्या बोला बेटा मैंने, एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, तो बेटा उस कमरे का सबसे छोटा भाग क्या है, वो ईंट है सर। जब मैंने उस ईंट की पुनरावृत्ति की, मतलब बहुत सारी ईंटों को मैं जचाता गया, रखता गया सर, तो मेरे पास किसका निर्माण हो गया, कमरे का निर्माण हो गया सर। तो उस ईंट को मैं क्या बोल रहा हूं सर, एकक कोष्ठिका बोल रहा हूं। बस अब उस ईंट को एकक कोष्ठिका बोलो और उस कमरे को क्या बोलो, क्रिस्टल जालक बोलो। क्या बोलो, क्रिस्टल जालक कह देते हैं सर। तो इसकी परिभाषा लिख लो, क्या लिखो भैया, एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जो पुनरावृतित होने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। समझे बात, ठीक है। एकक कोष्ठिका क्या बेटा, इसको याद रखना, ये ईंट है। अब उस ईंट को मैं क्या करूं, पुनरावृत्ति का मतलब क्या बेटा, बहुत सारी ईंटों को मैंने क्या किया बेटा, जचा दिया। तो उन ईंटों को रखने पे क्या बनेगा, मेरे पास एक कमरा बनेगा। और उस कमरे को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या बेटा भैया, क्रिस्टल की वो छोटी इकाई, वो छोटा भाग जिससे उस क्रिस्टल का निर्माण हुआ, ऐसे समझ लो। क्रिस्टल का वो सबसे छोटा भाग जिससे उस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, उस छोटे भाग की पुनरावृत्ति करने पर उसे हम क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका, या फिर बोलते हैं बेटा यूनिट सेल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, यूनिट सेल बोलते हैं। समझ गए, हाँ सर। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखोगे, पहली चीज। दूसरी यहां पे डेफिनेशन याद रखनी है बेटा हमको, कौन सी, जालक बिंदु की। जालक बिंदु को बेटा हम अंग्रेजी में बुलाते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बुलाते हैं बच्चे, लैटिस पॉइंट बुलाते हैं, जालक बिंदु। ठीक है, तो जालक बिंदु क्या होता है बेटा, क्रिस्टल में बिंदु जहां परमाणु या आयन को रखा जाता है। देख भाई, समझाता हूं तुम्हें। मान लो ऐसा समझो इसको कि भाई जब तुम कमरा बना रहे हो ना, तो तुमने कहीं ना कहीं वो ईंट रखी होगी,
जिसको तुम क्या बोल रहे हो, एकक कोष्ठिका बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो भैया, एकक कोष्ठिका बोल रहे हो। तो जहां पे तुमने उस ईंट को रखा है, उस बिंदु को या उस जगह को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, लैटिस पॉइंट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चे, लैटिस पॉइंट बोल रहा हूं। तो क्या बोला बेटा, इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्रिस्टल में बिंदु, क्या बोलू, क्रिस्टल का वह बिंदु या स्थान जहां जहां कण या आयन उपस्थित होता है, क्या कहलाता है बेटा, उपस्थित होता है, जालक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, वो जालक बिंदु कहलाता है। कि भैया हमारे पास एक क्रिस्टल है, मान लो उस क्रिस्टल के अंदर ईंट को कहां रखा गया है, किस स्थिति पे, किस बिंदु पे, किस जगह पे रखा गया है, वो क्या कहलाती है भैया, मेरे पास जालक बिंदु कहलाता है। बस अब इसको ये समझ लो भैया, यहां पे जो क्रिस्टल बनेगा, कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जहां पे कोई कण या आयन रखा होगा। क्या रखा हो बेटा, कोई कण या आयन रखा होगा। उस कण या आयन की जो जहां पे वो रखा गया है, उस जगह को मैं क्या बोल रहा हूं, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु बोल रहा हूं। और बेटा इस चैप्टर के अंदर जो क्रिस्टल जालक तुम्हें सबसे डिटेल में पढ़ना है, वो क्या है बेटा, क्यूबिक जालक है। कौन सा है भैया जो सबसे डिटेल में पढ़ना है, क्यूब। क्यूब का मतलब समझते हो, घन। किसके बारे में पढ़ना है मेरे बच्चे, क्यूब के बारे में पढ़ना है सर। ये लो भाई, क्यूब बना देते हैं, क्यूब बनाते हैं मेरे बच्चों के लिए। लो भाई, ये लो सर, बन गयो क्यूब। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो भैया कुछ ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो हमें किस रूप में दिखाई देते हैं, इस क्यूब की ज्यामिति में दिखाई देते। तो इसको क्या बोल दिया बेटा हमने, क्यूबिक लैटिस बोल दिया। क्या बोल दिया, क्यूबिक जालक या घन जालक बोल दिया सर। ठीक है, इसको याद रखना बेटा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, क्यूबिक लैटिस, या फिर क्या बोलते हैं, क्यूब का मतलब होता है सर घन, और लैटिस का मतलब होता है सर जालक। तो बेटा सबसे ज्यादा डिटेल में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, और इसी के ऊपर देखना तुम्हें न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर आएंगे। तो अब जितनी भी कहानी मैं करने वाला हूं तुम्हारे लिए, वो इसके लिए करूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया जो क्रिस्टल जालक होता है वो सिर्फ एक इसी रूप में मिलता है। हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिनमें से एक प्रकार ये है। इसके अलावा भी 6 प्रकारें हैं, इसके अलावा भी 6 प्रकारें हैं। तो तुम्हें एक टेबल बनवाऊंगा मैं कि वो 7 क्रिस्टल लैटिस, वो 7 क्रिस्टल जालक कौन कौन से हैं, उनके अंदर क्या 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 तुम्हें याद रखना है और उसके उदाहरण क्या है। उसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक बता दूंगा भाई, वो याद करते रहना। वहां पे बेटा एडवांस में भी क्वेश्चन आ सकता है, और तुम्हारे भैया बोर्ड में तो आना ही आना होता है वहां से। अगर सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से क्वेश्चन उठाया और उन्हें सोचा कि भाई एक छोटा मोटा क्वेश्चन डालना है, तो उसी एक टेबल से डालता है वो। अब तुम्हें काम क्या करना है, अभी पहले तुम काम करके लेके आना, फिर अगली क्लास में मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हें पता करना है कि भाई ये जो मैंने घन बनाया है ना, इसमें बेटा कितने कितने कोने हैं, कोनों की संख्या पता लगानी। कोनों समझते हो बेटा, कोनों की संख्या, कोनों का मतलब होता है कॉर्नर, कितने कोने हैं पहली। दूसरा क्या है बेटा, यहां पे कितने फेस हैं। फेस को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, फलक। फलक की संख्या, फलक का मतलब होता है भैया फेस। तीसरा क्या होता है बेटा,
यहां पे कितने काय केंद्र हैं, काय केंद्र की संख्या ज्ञात करनी है आपको इस घन के अंदर। और चौथा होता है एक चौथा भी होता है भाई, 1 मिनट दीजिएगा, अंत्य केंद्री, या बोलूं अंत्य की संख्या। अंत्य का मतलब होता है बेटा अंग्रेजी में क्या, एज। यहां पे कितने अंत्य हैं, ये लिख देता हूं भाई ढंग से, अंत्य। तो तुम्हें ये चीज पता करके लेके आने कि सर इसके अंदर कितने कोने हैं, कितने इसके अंदर फलक हैं, फलक का मतलब फेस, जैसे पता चल रहा है वैसे ले आना। किसी को नहीं पता है भाई फलक का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, कोशिश करना ढूंढने का फलक का मतलब क्या होता है, फिर मैं तुम्हें बतलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब सारे यहां से भैया सारी मैथ्स भी चालू होगा तुम्हारा, यहां से थोड़ा बहुत मैथ्स भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इससे आगे से पढ़ाना आप लोगों को चालू करूंगा, ठीक है। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे मेंढक अब तैयार है भैया बची हुई फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। आज बड़ा आराम से एकदम समय लेकर पढ़ाया है, लेकिन अगली क्लास में ये उम्मीद रखिएगा कि जो हमारी गति होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, गति जो होगी बेटा वो हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और बेटा अच्छे से पढ़ के आइएगा, जो काम दिया है उसको अच्छे से कीजिएगा। आप लोगों को एक बार फिर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपका दिन एकदम मंगलमय, एकदम खुशी से भरा हुआ हो, आपका हर दिन खुशी से भरा हुआ हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, ऐसे ही कूदते फांदते रहें और ऐसे ही मेंढक बने रहें, ठीक है बेटा, ठीक है। वीडियो कॉल करूंगा, कभी ना कभी वीडियो कॉल करूंगा, वैसे आज तक मैंने किसी बैच में की नहीं है, मुझे आती भी नहीं है बेटा वीडियो कॉल करनी, तो मैं पूछूंगा किसी से कि कैसे की जाती है, कैसे क्या करेंगे, तो पक्का करूंगा तुम्हारे बैच में सबसे पहले करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। आप लोगों के बैच में सबसे पहले वीडियो कॉल करूंगा, आज तक मैंने किसी बैच में नहीं की है, लेकिन आपके बैच में पक्का करूंगा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।